हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं पहले कोई और बुक कंप्लीट कराऊँ तो प्लीज़ आप मुझे उस बुक का नाम कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस बुक को कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि ये बुक मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए बुक के लिए कि मैं पूरी बुक आपको दे दूँ या फिर इसकी वीडियो आपको दे दूँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी लिंक आपको सेंड कर दूँगी। और यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता से महाजनपद काल तक। पहला क्वेश्चन, झूकर संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई है? जो झूकर झाकर संस्कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई है झूकर झाकर संस्कृति। मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। 1943 में मैकी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। चंदहुदड़ो में सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राग सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति और झाकर संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सिद्धांत और उससे संबंधित समर्थक, मतलब किसने कौन सा विनाश का सिद्धांत बताया है और कौन उनके समर्थक रहे हैं। इसको हमने हमारे पिछली वीडियो में ट्रिक से याद किया था, तो हम इसको भी अब ट्रिक से याद करेंगे। जैसे आर्यों के आक्रमण से ये समाप्त हो गई है, तो चंद मिनटों में समाप्त हो गई थी क्योंकि 2 व्हीलर से आए थे। बस RP चंद्र एवं मार्टिमर व्हीलर के द्वारा कहा गया है कि आर्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हुआ था। मतलब ये क्या हो गया, ने क्रम बदल दिया, मतलब यू टर्न ले लिया है ना, तो मतलब जो कि ब्रेक नहीं लगा, यू टर्न ले लिया। तो HT लैम्ब्रिक के द्वारा कहा गया है कि सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट आता है, क्रमशः शुष्कीकरण हुआ था, मतलब पूरी भूमि शुष्क हो गई थी। ये कहा गया है किसके द्वारा? LR मुगल के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि भैया हड़प्पा सभ्यता में पूरी सूख गया था क्योंकि मुगलों का काल आ गया, तो मुगल के द्वारा कहा गया है क्रमशः शुष्कीकरण। नेक्स्ट आते हैं, निरंतर बाढ़, मतलब निरंतर बाढ़ आई है तो कोई रिलैक्स नहीं कर पाया और डिलक्स हो गया। तो ये क्या हो गया? रॉबर्ट R लेक्स एवं जॉर्ज F डेल्स के द्वारा ये कहा गया है। इसको हमने ट्रिक से याद किया था, वो यहाँ पर अप्लाई की गए हैं। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के सिद्धांत और उनसे संबंधित समर्थक। आर्यों का आक्रमण कहाँ था? RP चंद्र एवं मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हुआ है, HT लैम्ब्रिक के द्वारा कहा गया था। क्रमशः शुष्कीकरण हुआ है, तो LR मुगल के द्वारा ये बात कही गई है। और निरंतर बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है, ये रॉबर्ट L रेक्स और जॉर्ज F डेल्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत है? तो जो कुंभा, काबुल वगैरह हैं वो बताती हैं, श्रीवास्तु और गोमती ये भी बताती हैं। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा, कुर्म और कुंभा। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां जिसमें कुंभा अर्थात काबुल, कुर्मु, गोमल, श्रीवास्तु का उल्लेख मिलता है। इस तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो कि दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो जो उपनिषद हैं उनके समय एक विद्वान महिला की बात की गई है जो कि दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण करती थी। इनका नाम है गार्गी। इन्होंने शायद शंकराचार्य से और बहुत सारे ऋषि हैं उनसे भी संवाद किया था। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जहाँ एक ओर यह दर्शाता है कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वहीं इस बात के भी संकेत मिले हैं कि शायद उसकी भी सीमा थी। एक बार वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि अधिक बहस ना करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत ना करने वाले को 500 कफन का दंड दिया जाएगा? तो ये कहा था मल्लों ने। किसने कहा था? बहुत सारे मल्ल थे, इन्होंने कहा था कि बुद्ध आ रहे हैं, यदि किसी ने उनका स्वागत नहीं किया तो उनको 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा। तो ये मल्लों के द्वारा कहा गया था। बुद्धों का कुशीनगर में विशेष लगाव था। पूर्व जन्मों में भी यह नगरी उनकी कीड़ा स्थली रह चुकी थी।
इसके उल्लेख के अनुसार वे 7 बार चक्रवर्ती सम्राट बनकर कुशीनगर में राज कर चुके थे। अंतिम बार जब वह बुद्ध यहाँ आए तो मल्लों ने उनका खूब स्वागत किया। इसी अवसर पर मल्लों ने यह घोषणा की थी कि बुद्धों के स्वागत सत्कार में सम्मिलित ना होने वाले व्यक्तियों को 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित बुद्ध स्तूपों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनकी सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले स्थापना की गई है सच्ची चीज़ों की, तो सांची का स्तूप बनाया गया। उसके बाद बना है अमरावती, फिर सारनाथ और लास्ट में बना है नालंदा। पहले आती है सांची, अमरावती, श्रावस्ती, नहीं सारनाथ और नालंदा। बुद्ध ग्रंथों के उल्लेख किए हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप का निर्माण करवाया था। अमरावती स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने करवाया है। गुप्त काल में सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किया गया, वह ईंटों का बना हुआ था। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। पहले आते हैं सांची, फिर अमरावती, फिर सारनाथ और उसके बाद आता है नालंदा। और देखो, सांची की स्थापना की है अशोक ने, अमरावती की स्थापना की है इक्ष्वाकु वंश के द्वारा, सारनाथ अभिलेख है वो धर्म से रिलेटेड है और धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया है गुप्तों के समय में, जो कि ईंटों का बना हुआ था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनवाई गई है। नेक्स्ट आता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3य शताब्दी ईसावी तक भारत के इतिहास के प्रश्न। पहला है, उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुहालेख उड़ीसा में स्थित हैं। यहाँ से गुप्त संवत 106 जो कि 425 ईस्वी का होगा, यह एक जैन अभिलेख है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख सुरक्षित है। नेक्स्ट है, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार के बुद्ध से निम्नलिखित कहाँ भेंट हुई थी? तो जो वस्कार हैं ये राजगृह में मिले थे, राजगृह में इनकी मुलाकात हुई थी बुद्ध से। वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने बुद्ध से राजगृह में भेंट की थी। इस संबंध से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श किया और उन्होंने ही उसे यह बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवाई थी। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त कर दिया था? तो अशोक ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया था। ये संकेत मिलते हैं हमें चतुर्थ स्तंभ लेख से। चारों दिशाओं में मृत्युदंड समाप्त हो गया, अशोक के द्वारा किए गए थे। अशोक ने अपने चतुर्थ अभिलेख में कहा है कि आज मेरी यह आज्ञा है कि जिन लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है उन्हें 3 दिन की और मोहलत दी जाएगी। इसी अभिलेख से अशोक कहता है कि मेरे रजुक लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त हैं। निम्नलिखित में तो कौन सा एक मौर्यकालीन शैलकूट मूर्ति है? तो मौर्यकालीन शैल मूर्ति हो जाएगी घोलीगज। घोलीगज क्या है? एक मौर्यकालीन शैलकूट मूर्ति है, बिल्कुल एकदम खोली है, घोली, तो घोलीगज। मौर्यकालीन मूर्तिकला में सर्वोत्तम नमूने उड़ीसा के धौली चट्टान को काटकर बनाए गए थे। हाथी की आकृति पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को सूचित करती है। हाथी की ये आकृति उत्कीर्ण रिलीफ मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग बताइए। सबसे पहले आते हैं कुप्य अध्यक्ष। तो कुप्य अध्यक्ष ये वन संपदा से संबंधित हैं। सन्निधाता, सन्निधाता का संबंध है कोषागार अध्यक्ष से। पर्णाध्यक्ष ये मापतोल की नहीं बल्कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हैं। क्या? व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है पर्णाध्यक्ष। और पोतवा अध्यक्ष का संबंध है मापतोल विभाग के अध्यक्ष से। इसको भी हमने ट्रिक से याद किया था, जैसे कि कूप्य अध्यक्ष मतलब हम वन में जाके कू कू करते हैं, तो कूप्य अध्यक्ष वन संप्रदा के अध्यक्ष से संबंधित हो गए। सन्निधाता हमारा कोष हम कहाँ रखते हैं? पास में रखते हैं, बिल्कुल एकदम सन्निकट। तो सन्निधाता का संबंध है कोषागार के अध्यक्ष से। नेक्स्ट आती है पर्णाध्यक्ष, मतलब पर्ण गिन रहे हो, मतलब व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष कहलाते हैं पर्णाध्यक्ष। और पोतवा अध्यक्ष ये होते हैं मापतौल विभाग के अध्यक्ष।
निम्नलिखित में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर शासकों की प्रशंसा करता है? तो चेरों की प्रशंसा करता है पदिरुपट्टू। पदिरुपट्टू जो है वो चेर शासकों की प्रशंसा करता है। पदिरुपट्टू में 8 चेर शासकों के शौर्य का वर्णन किया गया है। इस संग्रह से स्त्रियों और सैनिकों के श्रृंगार एवं मृतकों के संस्कार विधि का ज्ञान सुलभ होता है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया था। दोहरे माशलूत वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरे माशलूत वाले पोत के चित्रण है सातवाहन सिक्कों में मिलते हैं और ये कोरोमंडल तट से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? कोरे थे उसमें दोहरे मातपुर वाले पोत का चित्रण किया गया है। सातवाहन राजा यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसने अपने सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी प्राप्त हुए हैं। तो उसके सिक्के कहाँ से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है जो जल यात्रा, समुद्र यात्रा के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यूनानी, लैटिन लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें बताइए। पहले आती हैं हमारे हेरोडोटस ने क्या लिखी है? हिस्टोरिका। तो इस और हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस के द्वारा। फिर आते हैं एरियन ने लिखी है इंडिका की स्थापना की है एरियन ने। और प्लानी के द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्टोरिका। और स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है जियोग्राफिका। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। तो एरियन ने लिखी है इंडिका, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है हिस्टोरिका, प्लानी ने लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका और स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है जियोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं 4वीं से 12वीं शताब्दी तक के भारत के प्रश्न। पहला, दक्षिण के एक प्रारंभिक बुद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? अमरावती से प्राप्त हुआ है। मतलब आप दान दोगे तो क्या हो जाओगे? अमर हो जाएगी। दक्षिण के प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है, ये अमरावती से प्राप्त हुआ है। दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन अमरावती में पाया गया है। नगरीय जीवन के भव्य दृष्टांत अमरावती की कला में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक शिलापट्ट पर श्रावस्ती के सुप्रसिद्ध नगर उद्यान जेतवन विहार का उच्च चित्रण मिलता है। इसमें बुद्ध की 3 कुटियाँ अंकित की गई हैं, जो कि है गंध कुटी, कौशाम्बी कुटी और कोरिरी कुटी, जहाँ श्रावस्ती आगमन के समय बुद्ध निवास करते थे। इनके आसन के समक्ष आहत मुद्राओं के बिछाने का दृश्य प्राप्त होता है, जैसा कि सांची भरहुत की कलाओं से भी दृष्टवत है। बुद्ध परंपरा के अनुसार नगर सृष्टि अनाथ पिंडरक ने राजकुमार जैत से इस उद्यान को क्रय करके बुद्ध को दान दिया था। किसने किया था? तो नगर सृष्टि अनाथ पिंडरक ने राजकुमार जैत से इस उद्यान को खरीदा, फिर बुद्ध को दान किया था। समुद्रगुप्त के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसी एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती? तो समुद्रगुप्त के विषय में सभी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन एक नहीं होती। इसमें शासक के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, तो ये सही है। वह कवि था, ये भी सही है। उसकी माता कुमार देवी थी, ये भी सही है। इसने अश्वमेध का संपादन किया था, तो ये बात हमें इलाहाबाद के स्तंभ से प्राप्त नहीं होती। समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता, इसका उल्लेख समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताने हैं। कथन कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक पूर्णतः पराजित हो गए थे, इसका राज्य गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, इसने गुप्तों को भूमध्य सागर के व्यापारी में प्रवेश कराया था, तो भारतीय व्यापार में प्रवेश कराया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। गुप्त काल का जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और मार डाला था।
इसने गुजरात और काठियावाड़ का राज्य गुप्त राज्य मिला लिया था। शक विजय संभवतः 5वीं सदी के प्रथम दशक में हुई थी। इसके साथ ही 3 शताब्दियों में भी अधिक समय के शासन के पश्चात पश्चिमी क्षत्रपों के वंश का अंत हुआ। पश्चिमी भारत से विदेशी आधिपत्य की समाप्ति हुई। आर्थिक दृष्टि से इस विषय ने गुप्त साम्राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी समुद्र तट भरोच पर इसका नियंत्रण हो गया। इसके माध्यम से विश्व के 7 साम्राज्य का व्यापार वाणिज्य घनिष्ठ रूप से होने लगा, जो कि देश की आर्थिक प्रगति में सहायक बना। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो रामगुप्त की कथा मिलती है हर्षचरित्र में, नाट्य दर्पण में और मजमत उल तारीख में, लेकिन मुद्रा राक्षस में रामगुप्त की बात नहीं की गई है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन गुणचंद्र द्वारा रचित नाट्य दर्पण में मिलती है। किसने? गुण चरित्र, मतलब आपका यदि आपको गुण देखनी है तो आप जाकर दर्पण में देखो, नाटक नहीं करेगा। तो गुणचंद्र के द्वारा लिखी गई है नाट्य दर्पण। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में भी रामगुप्त की कथा लिखी है। अबुल हसन अली द्वारा रचित मजमत उल तारीख में भी रामगुप्त की कथा का वर्णन किया गया है। वैशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में रामगुप्त का विवरण नहीं है। हूण नरेश मेहरकुल निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित हुए थे? जो मेहरकुल हैं इनको हराया था यशोवर्धन ने। किसने हराया था? मालवा के शासक यशोवर्धन ने। 6ठी शताब्दी ईस्वी में 530 में मालवा के पराक्रमी शासक यशोवर्धन ने मेहरकुल को बुरी तरह परास्त किया। इसका उल्लेख मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके उपलक्ष्य में यशोवर्धन ने राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की। मेहरकुल शैव मत अनुयायी था और बुद्धियों का घोर शत्रु था। इसने कश्मीर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मेहरकुल ने कहाँ पे? कश्मीर गया था। बुद्धों से शत्रुता थी और शिव का मानता था। निम्न युग में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बताइए। कुमारगुप्त का संबंध है महेंद्रादित्य से, सही है। स्कंदगुप्त शक्रादित्य से संबंधित नहीं है, जबकि क्रमादित्य है ना, स्कंदगुप्त का क्रम आएगा। सिंधुराज का संबंध है नहशंक से और वल्लभ सेन का संबंध है नहशंक शंकर से। नहशंक शंकर से संबंध है वल्लाल सेन। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य से संबंधित हैं। स्कंदगुप्त का संबंध है शकुपर्म और क्रमादित्य से। सिंधुराज नवशशांक से संबंधित है और वल्लाल सेन का संबंध है नहशंक शंकर से। नीचे दिए गए हैं कथन को कारण बताइए। कथन कहता है कि महाबलीपुरम के शैलोत्कीर्ण रथों का नामकरण धर्मराज, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव के रूप में किया गया है, तो ये सही हो जाएगा। इस समूह में रथों की कुल संख्या 8 है, तो ये भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ममल्लपुरम महाबलीपुरम शैली की रचना रथ अर्थात एकाश्व मंदिर है। इसमें कठोर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मुख्य रथ है इसमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वल्लभ कुटीथ रथ आदि हैं। तो कितने हैं? 8। ममल्लपुरम महाबलीपुरम शैली की रचना रथ अर्थात एकाश्व मंदिर है। इसमें कठोर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। प्रमुख रथ हैं इसमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और बलरुकुटीथ रथ। इनकी संख्या 8 है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्नलिखित में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? तो जो राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग हैं इन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान समारोह का संपादन किया था। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया, उज्जैन के ऊपर अधिकार किया और यहाँ से हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ किया था। इसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। कश्मीर के निम्न शासकों में से किसी राजतरंगिणी में तुरुष्क और मूर्ति भंजक बताया गया है? तो ये बताए गए हैं हर्ष।
जो कश्मीर के निम्न शासक हर्ष हैं, इनको राजतरंगिणी में तुरुकश या मूर्तिभंजक बताया गया है। लोहार वंशीय शासक हर्ष का नाम उल्लेखनीय है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ इनके आश्रित कवि थे। कल्हड़ के अनुसार हर्ष अपनी विद्वता के कारण दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध हुआ, परंतु शासक के रूप में वह क्रूर एवं अत्याचारी मूर्तिभंजक बताया गया है। हर्ष बहुत ही खर्चीला शासक था। शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? तो बालपुत्र देव ने एक बुद्ध विहार बनवाया था। कहाँ? नालंदा में। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर पाल शासक देवपाल ने उसे नालंदा में एक बुद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। इसने नगरहार के प्रसिद्ध विद्वान वीर देव का सम्मान किया था और उन्हें नालंदा महाविहार का अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट है भारत 1206 से 1526 तक। निम्नलिखित में कौन सा इसमें से नहीं है? कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामर सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक है, तो ये सही हो जाएगा। अल-बरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो ये गलत है। इब्न ए अशीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुवक्तगीन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे, तो ये सही है। और मुजुद्दीन के भारतीय आक्रमण के उद्देश्य की जानकारी के लिए आता मलिक जुवैनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आता मलिक जुवैनी ये स्रोत है मुजुद्दीन के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए, ये भी सही हो जाएगा। अल-बरूनी के अनुसार वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण कर सकते थे, अन्य के लिए यह वर्जित था। शूद्र के अतिरिक्त अन्य अंतर्जात जातियां वैश्यों को भी वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? फ़क्र मुदव्विर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया था, तो ये सही है। इसामी मिनहाज और सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार लगा दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। मिनहाज कहते हैं कि रजिया के शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थीं। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ने तुर्क अमीरों को नाराज़ किया था, जिसकी वजह से इन्होंने रजिया को आपदस्थ करने की योजना बनाई थी, ये भी सही हो जाएगा। मिनहाज और सिराज के अनुसार रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए। रजिया द्वारा विदेशी तुर्क मुसलमानों को विभिन्न शासकीय पदों पर नियुक्त करना उनकी योजना थी, जिसके कारण वह गुलाम तुर्क सरदारों की शक्ति तोड़ना चाहती थी, जिसे तुर्क गुलाम सरदार सहन नहीं कर सके। फ़क्र मुदव्विर इल्तुतमिश के शासनकाल में थे, ये भी सही हो जाएगा। मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही का संबंध है आयुर्वेद से, तो सफ़ा ये साफ कर देगी आयुर्वेद। लोधी शासक सिकंदर लोधी के समय में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही की रचना की गई है। जिसके अलावा सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फिरंगे सिकंदरी रखा गया था। निम्नलिखित उदाहरण किसका है? जो उदाहरण है किसने दिया है? हम में भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क, अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र, कहानियाँ एवं शतरंज दिया है, ये अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। अमीर खुसरो का कथन है कि हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क, अरब हमारी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियाँ एवं शतरंज दिया है। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन है? तो इनका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का नाम सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के शिलालेख में 2 बार देखने को मिलता है।
सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को गया बिहार में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में उनका नाम 2 बार आता है। इसने इस हिंदू मंदिर को नष्ट किया था। इसके अलावा फिरोज ने अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट करने, हिंदू मेलों को भंग करने एवं हिंदुओं को मुसलमान बनाने तथा उनका वध करने का वर्णन मिलता है। हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावना की एक कहानी किसने लिखी है? जो मनोरम उदात्त भावना की कहानी है, जिसमें कहा गया है हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या करता है, इसका भूभाग पृथ्वी पर उसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युक्ति के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होते हैं। तो ये कहा गया है ईशामी के द्वारा। किसने कहा है ये बात? क्या यह कविता है? ये ईशामी के द्वारा कही गई है। हिंदुस्तान के लिए एक मनोरम उदात्त भावना की एक कविता ईशामी द्वारा लिखी गई है। इसमें हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग से ईर्ष्या रखता है, इसका भूभाग पृथ्वी का इसी प्रकार से प्रमुख गहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होते हैं। इस वर्णन को ईशामी ने 1350 में किया है। 1350 में ईशामी के द्वारा ये वर्णन या कविता कही गई है। निम्नलिखित में से वह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी और भारतीय हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये कौन कहते हैं? ये जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं। उपयुक्त कथन जियाउद्दीन बर्नी का है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए फारसी एवं भारतीय हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट है कथन को कारण बताइए। कथन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। तो ये सही है। दूसरा कहता है बहमनी सल्तनत और उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बन गए थे। तो ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता कथन की। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदला एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उनके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने। कारण कथन दोनों ही सही हैं। कथन जो है या कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता। 15वीं-16वीं शताब्दी से संबंधित प्रश्न है। इसमें से कौन सी एक विशेषता थी? तो 15वीं-16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एक ईश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता क्या थी? तो यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इनके नेता भी अधीनस्थ वर्ग के थे और इन लोगों को जन भाषा में संबोधित किया गया था। तो ये सही है। 15वीं-16वीं शताब्दी में लोकप्रिय एक ईश्वरवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह एक अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था। इनके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से आए थे। जनसाधारण को इनकी भाषा से संबोधित किया गया था। यह एक छुआछूत विरोधी आंदोलन था और कबीर, नानक, दादू जैसे लोकप्रिय सुधारकों ने इसका नेतृत्व किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। किला राय पिथौरा यह क्या है? यह इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र था, जो कि 14वीं शताब्दी में दिल-ए-कुन्हा पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना गया है। किला राय पिथौरा। नेक्स्ट आता है किलोकड़ी। किलोकड़ी यह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर-ए-नौ बसाया था। तो किलोकड़ी का संबंध है, यह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर-ए-नौ बनवाया था। हौज-ए खास और तुगलकाबाद ये बसाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन से तुगलक से संबंधित है। पूरा क्रमशः दिया गया है। तो हौज-ए-खास, तुगलकाबाद ये अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन से तुगलक तक संबंधित है। आदिलाबाद और जहाँपना ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। आदिलाबाद और जहाँपना का संबंध है मोहम्मद तुगलक से। राय पिथौरा, किला राय पिथौरा का संबंध है इल्तुतमिश के दिल्ली का केंद्र है, जो कि 19वीं शताब्दी में दिल्ली-ए-कुन्हा पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट आता है किलोकड़ी। यह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने नया शहर-ए-नौ बनवाया था। नेक्स्ट है हौज-ए-खास तुगलकाबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी एवं गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। फिर आदिलाबाद और जहाँपना ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है।
किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलाशानी पेदना मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस उमंगों का रोचक वर्णन है और इनके मुक्त भाव से अरबी एवं फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो जाएंगे कृष्णदेवराय के समय थे ये। कृष्णदेवराय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया और प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, जिसमें पेदना भी शामिल थे। पेदना ने मनुचरित की रचना की है। इसमें रोमांस उमंगों का रोचक वर्णन है एवं इसमें युक्त भाव से अरबी एवं फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अवला बाबा या गरीबों का दोस्त के नाम से जाना गया है। इन्हें उनके उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये सही है, इनका मतलब दिल बहुत बड़ा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को आबला बाबा, गरीबों का दोस्त, उदार दृष्टि के कारण इन्हें जगत गुरु कहा गया है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दक्षिणी उर्दू, फारसी, तेलुगु में रचनाएं की हैं। इसके पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए थे। तो ये सही है, इसके पीछे एक विशाल दीवान छोड़ गए। अली आदिल शाह ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में अकबर से ही पहले आमंत्रित किया था। तो ये भी सही है। जो अली आदिल शाह हैं, इन्होंने जो कैथोलिक मिशनरी हैं उनको अपने दरबार में अकबर से ही पहले आमंत्रित कर लिया था। तो ये भी सही हो जाएगा। इब्राहिम कुतुब शाह ने किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें इन्होंने गीतों की विभिन्न रागों को आभार या आधार बनाकर तैयार किया है। तो ये गलत हो जाएगा। आभार नहीं, आधार बनाया था। आभा प्रकट हुई 9 रसों की। वैसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 तक बीजापुर के एक महान विद्या प्रेमी, विद्या के संरक्षक थे। इनकी प्रजा उन्हें उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण इन्हें आबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा गया है। इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब ये नौरस की रचना की है, ना कि विभिन्न गीतों की, है ना। हिंदी के जो गीत थे उनका संग्रह किया है किताबी नौरस में। नेक्स्ट आता है, नीचे दिया जो परिछंद है इसको पढ़कर प्रश्न क्रमांक 37 से 40 तक उत्तर देने हैं। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। शराब पीने का निषेध करने का एक दिलचस्प मामला है। सुल्तान ने स्वयं भी पीना छोड़ दिया। शराब पान के शीशे एवं चीनी मिट्टी के शाही बर्तन बदायूं गेट के सामने तोड़ दिए गए। शाही जारों से शराब को गिरा दिया गया। बरसात के मौसम जैसा कीचड़ एवं दलदल बन गया। तत्पश्चात अधिकारियों ने हाथियों पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों गलियों में घोषणा की कि कोई भी ना तो शराब पिएगा और ना ही बेचेगा, इसके निकट भी नहीं जाएगा। शराब की फैक्ट्रियाँ एवं परमिट धारकों को दिल्ली से खदेड़ दिया गया। उससे प्राप्त होने वाला राजस्व समाप्त कर दिया गया। आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों ने प्रथम चेतावनी पर ही शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन गैरों ने अपने घरों में चीनी से शराब बनाना शुरू कर दिया और महंगी कीमत पर इसे बेचने लगे। इन्होंने शहर के बाहर से भी छकड़ों में लकड़ी एवं घास के अंदर शराब छुपाकर लाने का प्रयास किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने बदायूं गेट के पास सूखे कुएं खोदने का आदेश दिया और जो लोग उनके आदेश की अवहेलना करेंगे उन्हें कुएं में फिकवा दिया जाएगा। इसमें से अधिकांश मर गए। जो जीवित बचे वो लंबे इलाज के पश्चात ही पुनः स्वस्थ हो सके। अतः संभवतः खराब समय था जब दिल्ली से बाहर 10 से 12 कोस अच्छी शराब पीने जाना पड़ता था, लेकिन दिल्ली के आसपास जैसे कि ग्यासपुर, इंद्रप्रस्थ और केलूगढ़ी के भीतर 4 से 5 कोस में शराब उपलब्ध नहीं थी। आखिरकार सुल्तान झुका और एक आदेश पारित किया कि यदि कोई अपने इस्तेमाल के लिए अपने घर में शराब बनाता है लेकिन इसे बेचना तथा मदिरा पीने की पार्टी के लिए आयोजन का दोषी नहीं था, उसे सताया नहीं जाएगा और उस संकेत घर में गुप्तचर नहीं प्रवेश करेंगे।
ये अलाउद्दीन के शासन की बात हो रही है। सुल्तान का नाम बताइए जिसने शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाई थी। इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। शराब के बर्तनों को तोड़ दिया गया था। जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा कौन करता है? तो ये करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान के अधिकारी। तो सुल्तान के अधिकारी करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा करवाई थी। अधिकारियों ने हाथियों पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों और गलियों में घोषणा की थी कि कोई भी ना तो शराब पिएगा और ना ही बेचेगा, उसके निकट भी नहीं जाएगा। बदायूं गेट कहाँ है? तो ये स्थित है दिल्ली में। दिल्ली से घोषणा हुई है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बदायूं गेट के पास सूखे कुएं खोदने का आदेश दिया और जो लोग उसके आदेश की अवहेलना कर रहे थे उन्हें कुएं में फेंकवा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिल्ली से 400 या 5 कोस दूर अंदर नहीं आता? तो जो बहादुरगढ़ है ये 4-5 कोस के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ग्यासपुर, केलूगढ़ी और इंद्रप्रस्थ आते हैं। दिल्ली के आसपास जैसे कि ग्यासपुर, इंद्रप्रस्थ, कालूगढ़ी के भीतर 4-5 कोस में शराब उपलब्ध नहीं थी। यह व्यवस्था सिर्फ कुछ ही दिनों तक चल पाई। इसके बाद फिर शराब की बिक्री शुरू हो गई, मतलब करनी पड़ी। नेक्स्ट आता है भारत 526 के बाद। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह स्पष्टीकरण किया था कि इसका कोई आधार नहीं है कि समस्त मुकद्दम और खोत हिंदू हैं? तो ये किसने स्पष्टीकरण किया था? W.H. मूरलैंड ने किया था। W.H. मूरलैंड ने सर्वप्रथम यह स्पष्टीकरण किया कि इसका कोई आधार नहीं है कि समस्त मुकद्दम और खोत हिंदू थे। निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया था? तो ये है शेरशाह। शेरशाह ने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित की और उन्हें गुजारा भत्ता दिया था। शेरशाह ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त इसने उदारतापूर्ण अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं और विद्वानों की जीवोपार्जन के लिए प्रबंध किया था। समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शरवानी लिखते हैं कि दरिद्र, भिखारी और अपाहिज लोगों के लिए अपनी सेना में लंगर या मुफ्त भोजन सुनिश्चित कर रखे थे और उन्हें बड़े स्वादिष्ट भोजन दिए जाते थे। सम्राट अकबर ने अपने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया। उसमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुंडवाना। वह कौन सी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुंडवा ली थी? तो इनका नाम है हामिदा बानो बेगम। इनकी मृत्यु 1604 में हुई थी और कई राजपूत राजाओं ने भी सिर मुंडवाए थे। अकबर की मां हामिदा बानो बेगम की मृत्यु 1604 में हुई थी। अकबर ने इस अवसर पर अपना सिर मुंडवाया था। अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया जिसके तहत उसने अपनी मां की मृत्यु पर अपना सिर और मूछें मुंडवा ली थी। नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। अब्दुल रहमान का पुत्र बाखुरदार बिन बुलाए दरबार में आ गया था, अतः जहांगीर ने उसे वापस अपने जागीर जाने का आदेश दिया था। तो ये सही है। बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है, नहीं तो इच्छा का कोई और छोर नहीं होता, ये भी सही है। और जो आर है वो एक की सही व्याख्या करता है। मुगल काल में बिन बुलाए दरबार में जाना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं माना जाता था, इसलिए जहांगीर ने अब्दुल रहमान के पुत्र को वापस जाने अपनी जागीर में जाने का आदेश दिया। अतः कथन कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? ताराचंद राजनीतिक इकाइयों की पुराना बहुलता को आगे बढ़ाने का श्रेय मुगलों को देता है, तो ये सही है। आरसी मजूमदार ताजमहल में हिंदू स्मारक होने के बारे में PN और की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं, तो ये भी सही है। जो आरसी मजूमदार है वह ताजमहल के हिंदू स्मारक होने के बारे में PN की कल्पनाओं के समर्थन से इनकार करते हैं कि भैया ये मंजूर नहीं है। और ताराचंद जो राजनीतिक इतिहास या इकाइयों की पुरानी बहुलता को आगे बढ़ाने का श्रेय मुगलों को देते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ इन्होंने बोला कि आगे बढ़ाओ। तारीख-ए-अल्फी औरंगज़ेब के कहने पर लिखी गई थी, तो ये गलत है। इब्न उल
अरबी के समर्थक शेख तजुद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो इब्न अल अरबी के समर्थक शेख तजुद्दीन ने फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में अपनी प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। तो ये भी सही हो जाएगा, सी गलत है। तारीख ए अल्फी इस्लाम के 1000 साल पुराना होने के सिलसिले में अकबर ने इस इतिहास को लिखने का आदेश दिया था। इस तरह इस घटना को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना करार देकर उसके धार्मिक एवं रूहानी महत्व को खत्म कर दिया गया। यह इस्लाम शासकों का एक साधारण इतिहास है जो कि पैगंबर मोहम्मद की मौत से शुरू होता है। वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1296 से 1316 के दौरान हुई थी। तो पहला ही गलत हो जाएगा। वतन और जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुई थी, ये सही है। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान था। तो ये भी सही हो जाएगा। वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था, ये भी सही हो जाएगा। अकबर के समय में वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को प्रशासनिक मान्यता के रूप में प्रदान की गई थी। इन जागीरों में मनसबदार को स्वामित्व के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त होते थे, ये भी सही है। किस शासक के अंतिम शासनकाल में दीवारों पर फूल की सजावट या डिजाइन कीमती पत्थरों सेमी प्रेशियस स्टोन से बनाई आरंभ की गई थी, जिसे पेटरड्यूरा कहा गया है? तो ये जहांगीर के समय हुई थी। जहांगीर के काल में एतमदौला के मकबरे का निर्माण किया गया। इसमें पेटरड्यूरा का प्रयोग किया गया। यह मकबरा आगरा में स्थित है। इस मकबरे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर दोनों का प्रयोग किया गया है, जिसे नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में बनवाया था। मराठाओं के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। स्वयं के राज्य या स्वराज के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी सुल्तानों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के या कम थे, तो पहला गलत हो जाएगा, कर ज़्यादा लिए जाते थे। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उनके पुत्र शांभाजी को औरंगजेब ने कैद करके वध कर दिया था। तो ये सही है। मराठाओं ने शक्ति से चौथ एकत्रित कर अपने आर्थिक संशोधन या संसाधनों को विस्तृत किया था। तो ये सही है। 1681 में औरंगजेब बराबर दक्कन में रखा था। तो ये सही है। शिवाजी का राजस्व अंग्रेजी लेखकों ने जिसे टिनी स्टेट की संज्ञा दी है, मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभक्त था। पहला उत्तरी प्रांत, जिसमें सलहर से पूना तक का भाग था। दूसरा दक्षिणी कोंकण से उत्तरी कनारा तक का क्षेत्र, तथा तीसरा सतारा से धारवाड़ तक के क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कम भार जो कर था वो कम नहीं था बल्कि अधिक था। पहले कहाँ है? उत्तरी प्रांत, जो कि सलहार से पूना तक, दक्षिणी कोंकण से उत्तरी कनारा तक दूसरा, और तीसरा सतारा से धारवाड़ तक। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा सब में शामिल नहीं है? इसने खुतवा में अपना नाम शामिल करवाया था, सही है। इसके शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया था, ये भी सही है। इसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की थी, ये सही है। इसने सभी यूरोपीय कंपनियों की दक्षिण भारत से बाहर निकलने की धमकी दी थी, तो ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से उसकी सभी यूरोपीय कंपनी की दक्षिण भारत से बाहर निकलने की धमकी दी, यह कथन गलत हो जाएगा। टीपू ने 1787 में पातशाह की उपाधि धारण की। इसके नाम के सिक्के चलाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंग में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव दिया, तो उसने यह शहर स्वीकार किया और वृक्ष भी लगाया। स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। नेक्स्ट आते हैं मुगलों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन। HBW गार्ग
1883-84 में अपनी खोज से आश्चर्यचकित थे। इन्होंने निम्न प्रकार से लिखा है कि यह खोज एक समस्या पैदा करती है जिसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदू और मुसलमानों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य था। इसकी खोज के बाद HBW गैरिक ने यह टिप्पणी की थी कि राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर उत्कीर्ण कारीगरी में अरबी अल्लाह शब्द कई बार लिखा गया है। HBW गैरिक ने 1883-84 में राणा कुंभा के प्रसिद्ध विजय स्तंभ की खोज के बाद यह टिप्पणी की थी कि यह खोज समस्या पैदा करती है कि इसका केवल एकमात्र समाधान है, जो स्वयं मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि 3-4 सदी पहले हिंदू और मुसलमानों को बांटने वाला अवरोध मौजूदा समय के अवरोध की अपेक्षा बहुत कम अगम्य था। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, सही है। किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, ये भी सही है। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित की जाती थी, ये भी सही है। समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, तो ये नहीं किया गया था। ये पहले जो 3 है वो सही हो जाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। वह राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि को गिरवी रखने बेचने की अनुमति दी गई थी। वह अपनी भूमि से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह समय पर भूमि कर देता रहता है। लगान की अदायगी के लिए प्रत्येक 30 वर्षों पर पुनः समीक्षा की जाएगी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है सिंध, उसके बाद आता है सतारा, फिर पंजाब, फिर नागपुर पर कब्जा किया गया। सिंध, सतारा, पंजाब और नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वप्रथम सिंध को जीता गया। इसके पश्चात सतारा, नागपुर, पंजाब राज्यों को जीत लिया गया। डलहौजी ने सतारा का अधिग्रहण 1848 में, पंजाब का अधिग्रहण 1852 में, नागपुर का अधिग्रहण 1854 में किया था। नीचे दिए गए आंदोलन हैं और उनके नेता हैं, हमें इनको सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फ़कीर आंदोलन का संबंध है मजनू शाह से। फ़कीर आंदोलन संबंधित है मजनू शाह से। रामोशी आंदोलन का संबंध है चित्तूर सिंह से। नेक्स्ट आता है पागलपंथी आंदोलन, इसका संबंध है कर्म शाह से। और बिहार किसान सभा, इसके से संबंधित हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा, किसान आंदोलन और उनसे संबंधित नेता। फ़कीर आंदोलन का संबंध है मजनू शाह से। रामोशी का संबंध है चित्तूर सिंह से। पागलपंथी का संबंध है कर्म शाह से। और बिहार किसान सभा संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती से। निम्नलिखित में से कौन से 2 विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित किए गए थे? सही कूट का चयन करके उत्तर दीजिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, इनको एक साथ स्थापित किया गया था। तो ये 1916 में बनाई गई होंगी। तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय मुंबई में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में, जबकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया 1921 में। मुस्लिम जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है 1875 में। 1916 में 2 बनाई गई हैं, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई है। नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। तो ये भी सही हो जाएगा। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा बनाया।
1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। ये दोनों संस्थाएं कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन की गई थी। तो ये सही हो जाएगा और जो तर्क है वह कारण की सही व्याख्या करता है। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना के बाद बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेज़ों का इरादा शिक्षा का विकास करना था, क्योंकि वह उस समय देशी भाषाओं अपेक्षित हो रही थीं। अंग्रेजी शिक्षा का अग्रिम रूपरेखा चार्ल्स ग्रांट ने तैयार की थी। इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स ग्रांट को गारंटी दी थी आधुनिक शिक्षा की। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बनाए गए थे? जो कोलंबो प्रस्ताव है यह भारत एवं चीन की सीमाओं की समस्या के निरीकरण के लिए सुझाव पर बनाए गए थे। चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध की घोषणा के पश्चात श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके ने कोलंबो में 10 दिसंबर 1962 को 6 गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें श्रीलंका, बर्मा, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और कंबोडिया ने भाग लिया। इन देशों के सुझाव को कंबोडिया प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्ताव भारत एवं चीन की सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक सामाजिक नीतियाँ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले आता है रोलेक्ट एक्ट 1919 में। उसके बाद आता है विधान परिषद में स्वराज दल की स्थापना 1923 में। फिर गुरुद्वारा सुधार अधिनियम बनाया गया 1925 में। और फिर आती है लाला लाजपत राय की मृत्यु, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में बनाई गई थी। पहले है रोलेक्ट एक्ट, फिर विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश, नेक्स्ट है गुरुद्वारा सुधार अधिनियम और उसके बाद आता है लाला लाजपत राय की मृत्यु। रोलेक्ट एक्ट 1919 के द्वारा भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया था। नवंबर 1923 में विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। गुरुद्वारा सुधार समिति जो अधिनियम है 1925 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन की बुराई की थी और उसकी ओर संकेत दिए थे? तो इनका नाम है महादेव गोविंद रनाडे और रोमेश चंद्र दत्त। इनके द्वारा दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर धन का बहिर्गमन की बुराई की गई थी। पहले आते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में आर.सी. दत्त का विशिष्ट स्थान रहा है और महादेव गोविंद रनाडे ने भी निष्कासन की चर्चा की है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया है नवजीवन, तो महात्मा गांधी का था। 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया था। साथ ही हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली थी। गांधी जी ने 1932 में 42 वर्ष में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। 22 वर्षों में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। नवजीवन पत्र 1932 में हरिजन बंधु पत्र में परिवर्तित हो गया था। निम्न अकालों में से वह कौन सा है? विपत्ति के समुद्र के वर्णित किया गया था। तो विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है उड़ीसा 1866 से 1867। उड़ीसा में वर्ष 1866 से 1867 के बीच बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसमें कई लाख लोग मारे गए थे। इस अकाल को विपत्ति के समुद्र के रूप में याद किया जाता है। सन 1880 में लॉर्ड लिटिल ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, जो कि प्रथम अकाल आयोग था।
निम्नलिखित में से किसने की थी? लिटिल ने की थी। लिटिल सी चीज़ की थी अकाल के लिए, किसकी? उसमें स्ट्रेच करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने रोल ऑफ वुमन इन द मॉडर्न वर्ल्ड लिखा है, द रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है, और पिजन डेथ भी विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वॉइस ऑफ सिटी ये इनकी पुस्तक नहीं है। तो वॉइस ऑफ सिटी क्या बोल रहे हैं? ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है, ना कि विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखी है रोल ऑफ वुमन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया और पिजन डेथ, ये सब पुस्तकें विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं पंजाब और बंगाल की सीमा को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रैडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? तो इनको मात्र 6 सप्ताह का समय दिया गया था। पंजाब और बंगाल की सीमा को चिन्हित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने न्यायमूर्ति रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग नियुक्त किया। इसका काम हिंदू एवं मुसलमान बहुसंख्य वाले संलग्न प्रदेश एवं ग्रामों का मानचित्र पर निर्धारण करना। हालांकि रैडक्लिफ को बहुत कम समय, केवल 6 मात्र, जो 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह का समय दिया गया था, मात्र 6 सप्ताह का समय दिया गया था। समाज सुधारक के निम्नलिखित युगों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणीय था? तो विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणीय रहे हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणीय थे। समाज सुधार का कार्य भी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में करते थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जीवन पर्यंत विधवाओं के उद्धार और उनकी शिक्षा के लिए समर्पित रहे। केशव चंद्र सेन शुरू में विधवा विवाह और शिक्षा के प्रति समर्पित रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री की शादी को लेकर हुए विवाद के कारण वे इन लोगों से अलग हो गए थे। विशेष तथ्य है कि जो प्रोफेसर D.K. कर्वे हैं, इन्होंने भी हिंदू विवाहों के उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। इन्होंने पूना में 1819 में एक विधवा आश्रम स्थापित किया था। इसमें उच्च वर्ग की विधवाओं को अध्यापिका, डॉक्टर और नर्सें बनाकर उनके जीवन में एक नया उत्साह भरने का प्रयत्न किया था। अंत में इन्होंने 1906 में मुंबई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय स्थापित की थी। निम्नलिखित जो वक्तव्य हैं उन पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि आदिवासी समुदाय ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा में सम्मिलित होते समय अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की थी। तो पहला गलत हो जाएगा। इनके लिए स्वराज्य का आशय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, महाजनों, जमींदारों और सामंती अधिपति से स्वतंत्रता से था। तो ये सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आदिवासी समाज का आंदोलन महाजन, जमींदार एवं सामंती अधिपतियों से था। इसमें गांधी जी ने उनका साथ दिया था। गांधी जी ने आदिवासी समाज के लिए व्यक्तिगत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासक ने 18वीं सदी को अस्थिरता, असुरक्षा की काल अवधि के रूप में देखा था। तो पहला सही हो जाएगा। इस काल अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ और परिणाम स्वरूप राजनीतिक एवं जो आर्थिक अव्यवस्था फैल गई, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और जो तर्क है वह कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कहता है कि भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता, असुरक्षा की काल अवधि के रूप में देखा। कारण इस काल अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ। परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक अव्यवस्था फैल गई। उपरोक्त प्रश्न में कथन, कारण दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। विशेष तथ्य, मुगल सत्ता के ह्रास होने के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। इसके बाद में भारत में अव्यवस्था, असुरक्षा का काल शुरू हुआ, जिसमें भारतीय राजाओं की स्वतंत्र नीति तथा अंग्रेज़ों की भारतीय धन के प्रति लूट घसोट है वो जारी रही। अंग्रेजी प्रशासक
भारतीय राजाओं की आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाया और उनकी सुरक्षा के बदले में भारी मात्रा में धन उगाही की, जिसके कारण भारत के में चारों तरफ अराजकता फैल गई। प्रसिद्ध विद्वानों में किन युग्मों में से एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया है? तो तमिल में गद्य लेखन किया है सी राजगोपालाचारी एवं बियापुरी पिल्ले के द्वारा। श्री राजगोपालाचारी एवं बियापुरी पिल्ले के द्वारा इसमें योगदान दिया गया है। सी राजगोपालाचारी और बियापुरी पिल्ले ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया है। विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो कि सही नहीं है। इन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथ को अधिक कल्पनाशील बनाया था, ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के इतिहासकार जांच की वैज्ञानिक तकनीक प्रस्तुत करते हैं, ये सही है। वे वास्तविक, परम एवं विश्वसनीय ज्ञान के हिमायती थे, ये भी सही है। इन्होंने दावा किया था कि प्रत्यक्षवाद के इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान बनाया है, तो ये भी सही है। उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया और ऐतिहासिक ग्रंथ को अधिक कल्पनाशील बनाया, तो ये गलत हो जाएगा। विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय द्वारा व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया गया, ऐतिहासिक ग्रंथ को अधिक कल्पनाशील बनाया गया, ये गलत है। राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास लेखन पूर्वग्रहण पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रक्रिया थी, तो ये सही है। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को सम्मिलित करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई है, तो ये भी सही है। भारतीय इतिहास की महिमा मंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था, ये गलत है। यूरोपीय लेखकों द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए बेबुनियादी आरोपों से बचाव करने के दौरान वे अपने चरित्र में आवश्यक रूप से प्रचारात्मक थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन कौन से सही हैं? पहले और दूसरा सही है, बल्कि जो तीसरा और चौथा है वो गलत हो जाएंगे। राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वग्रहण पूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रतिक्रिया थे। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को सम्मिलित करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई थी। राष्ट्रवादी उपागम का विकास औपनिवेशिक उपागम से सामना करने एवं प्रत्युत्तर देने के रूप में हुआ। यह भारतीय लोगों तथा उनके ऐतिहासिक अभिलेख की औपनिवेशिक झूठी निंदा के सम्मुख राष्ट्रीय आत्मसम्मान के निर्माण का एक प्रयास था। इस उपागम के इतिहासकारों ने मौजूदा ऐतिहासिक स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक ऐतिहासिक विवरणों की असत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसे उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है कि जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया जाए और धार्मिक, जाति एवं भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों को एकजुट किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि वैचारिक तर्क राष्ट्रीय सरगर्मी प्रायः इतिहास एवं उसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करता है, तो ये सही हो जाएगा। इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है, तो ये भी सही हो जाएगा और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कहता है कि वैचारिक तर्क राष्ट्रीय सरगर्मी प्रायः इतिहास और उसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करती है। कारण कहता है कि इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। प्रायः प्रश्न में कथन कारण दोनों ही सही हैं, जो कि एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सही है। दादा भाई नौरोजी ने के द्वारा द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, ये पुस्तक तो नहीं लिखी गई है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। डब्ल्यू डिगली के द्वारा प्रॉस्पेरस
ब्रिटिश इंडिया लिखी गई है, तो डिग्नी मतलब ये इनकी क्या प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया में, तो वो डिज्नीलैंड में पता चलेगी। डब्लू डिगली के द्वारा कहा गया है प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, ये भी सही है। वी इंशेंट के द्वारा लिखी गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वी एंसेंट के द्वारा लिखी गई है। आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। डब्लू डिगली के द्वारा प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया लिखी गई है। और वी एंसेंट के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिखी गई है। क्या क्या डेवलपमेंट हो गया है, इनकी पूरे एसेंट बताया है, इन्होंने सारे एसेट्स बताए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता उत्तर भारत, पहले आते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में विटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होगा जिनको बदले में काफ़ी समय लगना है, जो धार्मिक पूर्वाग्रह और पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था चार्ल्स वुड के द्वारा। सर चार्ल्स वुड का कथन है कि भारत में ब्रिटेनियों को एक मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदले में काफ़ी समय लगता है और जो धार्मिक पूर्वाग्रहों और पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। मैकाले आंग्ल दल के समर्थक थे। इन्होंने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार अपने शब्दों में व्यक्त किया था। मंदसौर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मंदसौर से 1857 में विद्रोह किया था शहजादा फिरोज शाह ने। किसने किया था, शहजादा फिरोज शाह ने किया था। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शहजादा फिरोज शाह ने किया था। मंदसौर में मुगल घराने से संबंधित शहजादा फिरोज शाह ने स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया था। अंत में रंगून में इन्हें निर्वासित कर दिया गया, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन भारत में प्रेस पर नियंत्रक के लिए लॉर्ड वेलेजली द्वारा विनियमनों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इसने समाचार पत्र के मालिकों संपादकों को अपनी प्रकाशन पर अपने नाम का उल्लेख करने के लिए कहा था, ये सही है। इसने यूरोप में हो रहे तात्कालिक युद्ध के विषय में समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। विनियमनों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर उन्हें तत्काल यूरोप भेज दिया जाएगा, तो ये सही था। विनियमनों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाए जाएंगे, तो ये भी सही है। लॉर्ड लिटिल ने मार्च 1878 में भारत भाषा समाचार पत्र अधिनियम बनाया। इसे गलघोटू अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक को दंडनायक आज्ञा दे सकता है कि वह जनता में सरकार के प्रति असंतोष, भिन्न भिन्न जाति एवं धर्म के लोगों से घृणा फैलाने वाले लेख लिखने के लिए उसने बंधन पत्र लिखवा लें। सरकारी चेतावनी दी गई थी और दी जा सकती है और छापाखानों को बंद भी किया जा सकता है। विश्व इतिहास, संकल्पनाएं, विचार और अवधि से संबंधित प्रश्न। किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। इसमें नागरिकों को 10 कर्तव्य निश्चित किए गए थे। निर्देशक तत्व में कुछ नवीन तथ्य जोड़े गए थे तथा बच्चों को स्वार्थ रूप से विकास के लिए अवसर सुविधाएं प्रदान करने, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई थी। औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी बनाना एवं देश के यथावरण की रक्षा, इसमें सुधार के लिए कुछ नियम दिए गए थे। इतिहास से संबंधित अनुसंधान। होमो इरेक्टस की जीवाश्म साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। जो होमो इरेक्टस हैं वो प्राप्त हुए हैं चाउकुतियान से। होमो इरेक्टस इसे मूलतः पिथेकेथोपस की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ सीधा चलने वाला कपी मानव है।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक भौगोलिक विवरण है। पुराने मानवश्म प्राणी केवल अफ्रीका में पाए गए थे। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों से चीन के समशीतोष्ण क्षेत्रों तक तथा केन्या के तुकीना झील एवं फयूम झील तक फैले थे। होमो इरेक्टस के जीवाश्म सर्वप्रथम 1890 में इंडोनेशिया के जावा से प्राप्त हुए हैं। 1920 में चीन की बीजिंग के निकट चाओकितियान से भी होमो इरेक्टस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ तक पाए गए हैं ये? अफ्रीका में मिले हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, चीन के समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलते हैं, केन्या के तुकीना झील में, फयूम झील में। होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के जावा से ही प्राप्त हुए हैं और चीन के बीजिंग के निकट जो चाओकितियान है वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2015 में सेकंड प्रश्न पत्र को। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।